मेरी बहू ने बेटे से कहा, तुम्हारी माँ यहाँ मुफ्त की किराएदार हैं, मुफ्त का खाती हैं और हमारे खर्च बढ़ाती हैं। वैसे भी हमने इनसे घर के कागजों पर साइन करवा लिए हैं, तो अब इन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। बेटा भी बहू की बात से सहमत था। फिर मैंने अंदर ही अंदर एक ऐसी चाल चली कि बेटे बहू खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। चारों ओर स्याह अंधेरा इस कदर पसरा था, मानो आसमान ने रात भर का सारा दुख खुद पर ओढ़ लिया हो। रात के 1:30 बजे बज चुके थे और पूरे अपार्टमेंट में एक भयावह और भारी खामोशी छाई हुई थी। दीवारें भी जैसे बेजान और निशब्द हो गई थीं, परंतु सुजाता जी की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। कमरे में लगे 0 वॉट के सफ़ेद बल्ब की उदास रोशनी में उनका चेहरा और भी थका हुआ और मुरझाया हुआ दिख रहा था। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा की लहरों ने उन्हें कभी सुख नहीं दिया था, और आज तो वे हर लहर के साथ हॉल में होने वाली फुसफुसाहट सीधे उनके कानों में उतरकर उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। हॉल में इकलौते बेटे नीरज और बहू साक्षी के शब्दों की अस्पष्ट सरसराहट आ रही थी, पर उस प्रत्येक वाक्य में छिपा कड़वापन एकदम स्पष्ट था। यही वह नया अपार्टमेंट था जिसके लिए सुजाता जी ने जीवन भर पाई पाई बचाई थी, पति की बीमारी में दिन रात जागकर मेहनत की थी। परंतु आज वही घर कागजों पर नीरज के नाम पर चला गया था और साक्षी के चेहरे पर दिखने वाला स्थायी गर्व जैसे कह रहा था कि यह घर सिर्फ मेरा ही है। ऐसा बिना शब्दों का एक गूंजता हुआ कोलाहल सुजाता जी महसूस कर रही थीं। उन्हें उस घर में अब अपने लिए जगह नहीं दिख रही थी, मानो वे अपने ही घर में एक गुप्त किराएदार की तरह रह रही थीं। सांस लेने के लिए भी जगह कम पड़ रही थी, परंतु आज उस फुसफुसाहट की आवाज कुछ अलग ही थी। स्वर में अजीब सी उत्तेजना, शब्दों में छिपी एक धारदार तिरछी नज़र और उस कड़वाहट में मिला हुआ स्वार्थ का गंध, मानो किसी योजनाबद्ध ठंडे दांव पेच का अंधेरे में कोई गुप्त अधिवेशन वहां शुरू था। उस प्रत्येक शब्द ने सुजाता जी के हृदय को चुभा दिया। हॉल में लगी घड़ी की सुइयों की आवाज भी आज उन्हें डरावनी लग रही थी। क्या ये केवल घड़ी चलने की आवाज है या उनके जीवन के टूटते हुए टुकड़ों की? साक्षी की हंसी में आज एक जहरीली धार थी और नीरज की शांत आवाज में ऐसा परायापन था जो एक माँ के हृदय को आज पहली बार महसूस हो रहा था। वे धीरे से तकिए को गले लगाकर लेट गईं, परंतु उस तकिए पर आज आराम नहीं था, केवल घुटन और एक असहनीय थरथराहट थी। क्या चल रहा है? ये प्रश्न उनके मन की दीवारों पर बार बार टकरा रहा था। डर धीरे धीरे आकार ले रहा था। ये घर जिसके लिए जीवन भर खुद को घिसा, क्या अब उस घर से मुझे बाहर निकालने का समय आ गया है? बाहर का अंधेरा और गहरा होता गया और सुजाता जी के मन की शंका का अंधेरा उससे भी अधिक गहरा। उन्होंने करवट बदली। तकिए का कोना गीला होने का एहसास उन्हें हुआ, पर वे आंखें पोंछने के लिए नहीं उठीं। उस अपार्टमेंट की पतली दीवारें जो दिन में सीधी सादी लगती थीं, आज मात्र धारदार छुरी जैसी लग रही थीं। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक हंसी, प्रत्येक फुसफुसाहट उनके सीने में लोहे के कांटे की तरह चुभ रही थी। साक्षी की दबी सांसों के साथ उसकी आवाज फिर से स्पष्ट सुनाई दी, ये देखो नीरज, ये घर बेचना ही पड़ेगा। इस पुराने फर्नीचर और तुम्हारी माँ के पुराने दकियानुसी रीति रिवाजों के साथ हम कभी उस आलीशान घर में नहीं जा पाएंगे। लोग हमें कैसे देखते हैं, तुमने देखा है। हमें भी अपग्रेड होना है। तुम्हारी माँ के पुराने विचार और यह पुराना घर, दोनों ही बाधाएं हैं। वाक्य समाप्त होते ही सुजाता जी के कलेजे पर जैसे किसी ने मुट्ठी कस ली हो। घर बेचना, ये शब्द उन्हें बिजली के झटके की तरह भेद गया। उनके कमरे में हमेशा चंदन और कपूर की मंद सुगंध महकती थी जो उन्हें शांत करती थी, परंतु आज उसी कमरे में डर, अनिश्चितता और बेबसी की कड़वी गंध भर गई थी। पर साक्षी, माँ कहाँ जाएंगी फिर? नीरज की आवाज थरथराती, अस्पष्ट और हमेशा की तरह विवेकहीन थी। माँ के भविष्य के बारे में बात करते समय उसकी आवाज में प्यार का कण नहीं था, केवल उलझन थी, वो कमजोरी और पत्नी के सामने आते ही खड़ा हो जाने वाला पुराना डरपोकपन। साक्षी चिढ़कर बोली, उसकी आवाज में नफरत की धार थी। कहाँ जाएंगी? उन्हें कहीं से पैसे तो आते नहीं। उन्हें तो उल्टा एहसान मानना चाहिए कि हमने उन्हें इतने दिनों से मुफ्त में रहने दिया। मुफ्त, यह आखिरी शब्द सुजाता जी के हृदय पर जैसे गर्म लोहे की तरह छप गया।
सुजाता जी के कानों पर वे शब्द हथौड़े की तरह बरसे। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वे अपने कानों पर हाथ रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। शब्द उनके मन में पहले ही गहराई तक अंकित हो चुके थे। वे तकिए को अपनी छाती से चिपका कर बैठ गईं। सांस लेते समय भी दर्द हो रहा था, मानो उनके अपने ही घर ने उन्हें निकाल देने की तैयारी कर ली हो। बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था, लेकिन उनके जीवन का अंधेरा उससे भी कहीं ज्यादा काला था। जिस घर को उन्होंने अपने रक्त और पसीने की एक एक बूंद से खड़ा किया था, उसी घर में आज उन्हें मुफ्त का बोझ कहा जा रहा था। उसी समय साक्षी की फुसफुसाहट से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्पष्टता कानों में पड़ी। नीरज, याद है पिछली बार मैंने उनसे शहर के किनारे वाले प्लॉट के कागज पर दस्तखत करा लिए थे, ये कहकर कि वे बैंक के रूटीन कागज हैं। आज उन्हीं कागजों का हमें बड़ा उपयोग होने वाला है। तुम्हारी माँ इतनी मूर्ख हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सुजाता जी का दिल कांपने लगा। ये सिर्फ अपमान नहीं था, यह एक षड्यंत्र था, एक सुनियोजित विश्वासघात। उन्हें महसूस हुआ कि उनका पूरा जीवन जैसे किसी लेन देन में शून्य मूल्य की प्रविष्टि बनकर रह गया था। उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया, अब मैं किसी की दया पर नहीं जीऊंगी और मुफ्त का बोझ बनकर तो कभी नहीं। अगले दिन सुबह के उजाले में उन्होंने रात की वेदना को चेहरे पर नहीं आने दिया। रसोई घर में गर्म चाय और प्याज के पकोड़ों की मोहक खुशबू फैली थी, वही खुशबू जिसमें माँ की ममता छिपी होती थी। साक्षी आज किसी अलग ही खुशी में थी। उसके चेहरे पर एक दिखावटी चमक थी और चाल में ऐसा आत्मविश्वास जैसे घर उसके मन के मुताबिक चल रहा हो। वह नाश्ते की मेज पर आए और चाय का कप मेज पर इतनी जोर से पटका कि आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वह आवाज सिर्फ कप की नहीं थी, वह सुजाता जी पर रोज किए जाने वाले अपमान का एक प्रहार था। माँ, वो लगभग झिड़कते हुए बोली, कितनी बार कहा है, ये घर कोई कबाड़खाना नहीं है। आपकी चीजें यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। अपने पति की यह पुरानी तस्वीर यहाँ से उठाए और अपने कमरे में ले जाकर सजाइए। सुजाता जी ने शांति से सिर झुका लिया। उनके हाथ में अभी भी वह पति की पुरानी तस्वीर थी जो कभी घर की छाया थी, सबका सहारा थी, और अब साक्षी के अनुसार उसके मॉडर्न थीम को बिगाड़ने वाला कचरा थी। साक्षी ने तिरस्कार भरी नजर डाली और मुंह बनाया, मानो उस तस्वीर ने ही उसके हाई फाई जीवन पर कलंक लगा दिया हो। सुजाता जी का हाथ कांप उठा। बहू के ऐसे कड़वे शब्दों से घर के रिश्ते और यादें विदीर्ण हो गईं, लेकिन बाहर से वे शांत और समर्पित थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, ठीक से रख देती हूँ। पर उस आवाज में नम्रता नहीं थी, वह थी दबी हुई वेदना, अनकहा दुख और मन में धीरे धीरे सुलगती आग। आज साक्षी का गर्व शिखर पर था, लेकिन सुजाता जी का आत्मसम्मान आज पहली बार शांति से परंतु दृढ़ता के साथ जाग रहा था। नीरज दरवाजे से निकलते समय हमेशा की तरह नीरस स्वर में बोला, माँ, आज श्रेया को स्कूल से तुम ही ले आना। साक्षी किटी पार्टी में जा रही है, उसको आने में देर हो जाएगी। मानो यह आदेश नहीं बल्कि उनके जीवन का बचा हुआ एकमात्र अर्थ था। यही उनका रोज का जीवन बन गया था, सबकी सेवा, सबके काम, सबका मनपसंद खाना और बदले में ताने, कड़वे शब्द और नीरज की वह भयानक शांति जो बिना बोले साक्षी के शब्दों का समर्थन करती थी। दोपहर का समय था। घर में इतना सन्नाटा फैला था कि सिर्फ पंखे की थकी हुई घड़-घड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। सुजाता जी ने धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पहली बार किसी अपराधी की तरह बिना किसी को बताए उन्होंने पलंग के नीचे से जंग लगी एक छोटी सी लोहे की पेटी बाहर निकाली। उस पेटी का ठंडा, कठोर और बदसूरत स्पर्श जैसे उनके जीवन के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रहा था। पेटी खुलते ही घी और कपूर की हल्की सी गंध हवा में फैल गई, वो गंध जो उनके अपने अस्तित्व और पहचान को फिर से जगाने वाली थी। कपड़ों की एक तह में सावधानी से रखा हुआ एक पीला पड़ चुका कागज था, रजिस्ट्री पत्र। एक कागज, हाँ, सिर्फ एक कागज, पर उनकी दृष्टि में वह उनकी आज़ादी की एकमात्र सांस थी, उनके अस्तित्व का आखिरी सबूत। कितने साल पहले गांव की सीमा पर एक छोटे से प्लॉट में उन्होंने अपने पसीने की कमाई का निवेश किया था, जिसका प्रबंधन डेवलपर श्रीनिवास जी कर रहे थे। कागज की धूल झाड़ते हुए जब उनकी उंगलियों ने उस नाम को छुआ,
तो उनकी आंखों में एक असहनीय जलन उठी। ये जलन दुख की नहीं थी, ये जागृत होते आत्मसम्मान की थी। साक्षी को लगता था सुजाता जी के पास कहाँ पैसे हैं, क्या विकल्प है, कहाँ जाएंगी वे। उसे लगता था कि वो उन्हें मुफ्त में पाल रही है। शायद उसके लिए ये घर और यह बूढ़ी औरत दोनों ही बोझ थे। लेकिन सुजाता जी ने अपनी साड़ी के पल्लू में वह कागज, वह निवेश और अपनी छोटी सी इज्जत सब कुछ कसकर बांध लिया। उसी क्षण उन्होंने खुद को एक निर्णायक उत्तर दिया। उनका अगला कदम न किसी मंदिर की ओर था, न किसी वृद्धाश्रम की छांव की ओर। उनका अगला कदम अपने आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना की ओर था, अपनी जगह, अपने हक और अपने भविष्य की दिशा में। आज वे सिर्फ सुजाता नहीं थीं, वे फिर से स्वयं बन रही थीं। शाम के 3 बजे बज रहे थे। श्रेया की स्कूल बस आने का समय हो रहा था। सुजाता जी ने एक सादा कागज निकाला और पेन हाथ में लिया। उनके अक्षरों में एक विचित्र और दृढ़ चमक थी। वे लिखने लगी, नीरज और साक्षी, तुम दोनों को लगता है कि मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी दया पर मुफ्त में जी रही हूँ। लेकिन तुम दोनों गलत थे। मैंने अपना आत्मसम्मान फिर से उठा लिया है। अब मैंने अपने जीवन की मुड़ी हुई बैसाखियों को सीधा कर लिया है। मेरा आखिरी संदेश, ये घर तुम दोनों को मुबारक हो। मैं यहाँ एक किराएदार बनकर नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ उस जगह जहाँ मैं खुद की मालकिन हूँ। और हाँ साक्षी, शहर के किनारे वाले प्लॉट के कागज। आशा है तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि मैंने उन कागजों पर दस्तखत करने से पहले क्या किया था। उन्होंने कागज की तह बनाई और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। उस पर उन्होंने अपनी पीतल की मूर्ति रख दी, मानो वो उनके निर्णय की गवाह हो। सुजाता जी ने दरवाजा खोला, उस अपार्टमेंट की बनावटी और घुटन भरी शांति की एक आखिरी गहरी सांस ली और बिना किसी आवाज के बाहर कदम रख दिया। शाम के 6 बजे बज चुके थे। अपार्टमेंट में हमेशा की तरह चाय के धुएं की सुगंध, श्रेया की वापसी का शोर और रसोई के बर्तनों की खनक सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन आज हॉल में एक भयंकर और अस्वाभाविक शांति छाई हुई थी। साक्षी पार्टी खत्म कर थकी हुई अवस्था में घर लौटी। दरवाजा खोलकर अंदर आते ही उसे सबसे पहले रसोई की दम घोटने वाली खाली हवा का एहसास हुआ। रसोई बिल्कुल साफ सुथरी थी, गैस पर कुछ नहीं था। फ्रिज में श्रेया के पसंदीदा चॉकलेट चिप्स नहीं थे। ना कोई नोट, ना कोई अस्तित्व। सुजाता जी की अनुपस्थिति पूरे घर में थरथरा रही थी। माँ, साक्षी ने जोर से आवाज दी। उसकी आवाज उस खाली हॉल की सफेद दीवारों से टकराई और फिर वापस उसके ही कानों पर आकर गिरी, मानो वे दीवारें भी उसके अस्तित्व को नकार रही हों। तभी साक्षी का फोन बजा। स्क्रीन पर नीरज का नंबर चमक रहा था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से चिंता भरी आवाज आई, साक्षी, आज माँ श्रेया को लेने नहीं गईं। क्लास टीचर कह रही थी कि उन्हें 1 घंटा पहले ही आ जाना चाहिए था। नीरज, मैं अभी अभी घर आई हूँ पर घर पर कोई नहीं है। ये सुनते ही नीरज ने फोन काट दिया और दौड़ता हुआ घर आया। दोनों ने पूरे घर में पुकारा, हर कमरा, हर कोना छान मारा। सुजाता जी का कमरा बिल्कुल साफ और खाली था। अलमारी में साड़ियाँ सलीके से तहकी हुई थीं, पर फर्श पर वह पुरानी जंग लगी लोहे की पेटी रखी हुई थी। साक्षी का ध्यान सबसे पहले मेज पर रखी उस पीतल की मूर्ति पर गया, जिसे वह अब तक बिना काम की वस्तु मानती थी। मूर्ति के नीचे कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा दिखाई दे रहा था। साक्षी ने नीरज को आवाज दी। नीरज माँ के कमरे से दौड़कर बाहर आया। उसने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल साक्षी की आंखें आश्चर्य और अपमान की लाल चिंगारियों से भर गईं। ये घर अब तुम दोनों को मुबारक। मैं यहाँ किराएदार बनकर नहीं रह सकती। मैं अब उस जगह जा रही हूँ जहाँ मालकिन मैं खुद होऊंगी। तुम्हारी किराएदार। नीरज, तुम्हारी माँ क्या कह रही हैं? साक्षी ने नीरज के हाथ से कागज झपट लिया। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि अपने अहंकार को लगी ठेस थी। वह चिल्लाई, तुम्हारी माँ खुद को क्या समझती हैं? क्या हम उनके पीछे घूमेंगे? क्या उन्हें नहीं पता कि इस शहर में उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है? ये सब भावनाओं का सस्ता नाटक है। वे यही चाहती हैं न कि हम उनके कदमों में गिर जाएं, पर यह उनका सपना ही रहे।
जाएगा। गुस्से में साक्षी ने मेज पर रखी वो मूर्ति फेंक दी। नीरज खामोशी से सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में पश्चाताप का गहरा धुआं छा गया। उसे साक्षी के वही शब्द याद आए, तुम्हारी माँ को हमारा एहसान मानना चाहिए, हम उन्हें मुफ्त में रख रहे हैं। और उसे अपना हर बार चुप रहना याद आया, जिससे माँ के मन पर गहरे जख्म होते गए। तभी साक्षी को एक असली डर का एहसास हुआ। कागज। उन महत्वपूर्ण कागजों की तलाश में वह नीरज पर एक नज़र डालकर अपने कमरे की ओर दौड़ी। अलमारी खोलकर सारे कागज फर्श पर फेंकते हुए वह डरी हुई आवाज में चिल्लाई, नीरज, शहर के किनारे वाले प्लॉट के कागज कहाँ हैं? मुझे क्या पता, तुमने ही तो रखे थे, नीरज ने तीखे स्वर में कहा। साक्षी ने कांपते हाथों से कागजों को टटोला, लेकिन वह मुख्य कागज गायब था। सुजाता जी को धोखा देकर जिस कागज पर दस्तखत कराए थे, उसी के जरिए साक्षी उनकी संपत्ति पर कब्जा करने वाली थी। साक्षी भागकर हॉल में आई और सुजाता जी के छोड़े हुए कागज को फिर से पढ़ा। उसकी नज़र आखिरी वाक्य पर अटक गई, और हाँ साक्षी, शहर के किनारे वाले प्लॉट के कागज। मुझे यकीन है तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि मैंने दस्तखत करने से पहले क्या किया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी सोफे का सहारा लेकर ढह गई। वह मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने माँ को कागज पढ़ने नहीं दिया था और यह कहकर कि धूप तेज है, आंखों पर पल्लू रख लीजिए, जल्दबाजी में दस्तखत करा लिए थे। उसे यकीन था कि वही शहर के किनारे वाले प्लॉट के कागज हैं, पर अब वही यकीन उसके सीने में डर का बोझ बन गया था। क्या माँ ने असली पेपर बदल दिए थे? थरथराते हाथों से उसने वकील को फोन लगाया। हौंफते हुए उसने पूछा, क्या शहर के किनारे वाले प्लॉट के कागज को कोई बदल सकता है? वकील ने शांत होकर कहा, क्या आपने उनके हस्ताक्षरों की जांच की थी? अगर धोखाधड़ी से दस्तखत लिए गए हैं तो दस्तावेज शून्य हो जाता है, लेकिन अगर उन्होंने होशो हवास में जानबूझकर किसी दूसरे कागज पर हस्ताक्षर किए हैं तो मुसीबत आप पर आएगी। साक्षी के दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधी। जिस दिन उसने माँ से दस्तखत कराए थे, तब उसने खुद ही कहा था कि पल्लू चेहरे पर रख लो, रोशनी बहुत तेज है, ताकि वह कागज न पढ़ सकें। वह साक्षी की ही घोर लापरवाही थी और अब वही लापरवाही उसके गले का फंदा बन रही थी। वह चिल्लाई, ये सब उनका नाटक है। उन्हें पता है कि हमारा नया लोन प्रोजेक्ट इस घर की बिक्री पर टिका है। वे हमें बर्बाद करना चाहती हैं। नीरज ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बालकनी में चला गया। हवा के हल्के झोंकों में उसे माँ की बनाई चाय की काल्पनिक खुशबू महसूस हुई। उसके भीतर के उस अपराधी बेटे को अचानक होश आया जिसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। आज वह उसी पाप का परिणाम भुगत रहा था। उसकी आंखों के सामने वह पल आया जब पहली बार नौकरी लगने पर माँ ने रोते हुए उसे गले लगाया था। आज वह माँ कहाँ थी? उसकी खामोशी की वजह से ही उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। नीरज दौड़कर अंदर आया और कांपते हाथों से फोन उठाया। उसने गांव के काका को फोन किया, काका, माँ घर छोड़कर चली गई हैं। क्या वे आपके पास आई हैं? प्लीज सच बताइए। काका ने चिंता में कहा, नहीं बेटा, वे यहाँ नहीं आईं। पर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी माँ बिना बताए चली गईं? क्या कोई बड़ी वजह थी? नीरज स्तब्ध रह गया। माँ सचमुच अकेली निकल गई थी, न किसी रिश्तेदार के पास, न किसी परिचित के घर। यह एहसास नीरज के जीवन की सबसे बड़ी विफलता थी। साक्षी का ध्यान नीरज पर नहीं था, वह अभी भी जमीन पर गिरे कागजों में कुछ ढूंढ रही थी। तभी सुजाता जी के कमरे में उसे लोहे की पेटी के नीचे एक पीला लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, आकाश डेवलपर्स। साक्षी के चेहरे पर डर की छाया छा गई। सासू माँ का इतने बड़े डेवलपर से क्या लेना देना? ये पेपर इतना पुराना क्यों है? क्या उनका कोई छिपा हुआ अतीत था? कोई ऐसी संपत्ति जिसके बारे में नीरज को पता ही नहीं? उन्हें लगा कि जल्द से जल्द श्रीनिवास जी से मिलना जरूरी है। अगले दिन नीरज और साक्षी शहर के सबसे ऊंचे टावर, आकाश डेवलपर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद उन्हें मिस्टर श्रीनिवास जी से मिलने की अनुमति मिली। साक्षी ने बिना समय गंवाए लिफाफा मेज पर रखा। सर, ये कागज हमारी माँ सुजाता का है।
क्या आप उन्हें जानते हैं? मिस्टर श्रीनिवास ने कागज पर नजर डाली और उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। सुजाता, अरे वो तो मेरी बहन जैसी हैं, मेरे स्वर्गवासी मित्र की पत्नी। क्या आपको पता है कि यह कंपनी शुरू करते समय सबसे पहली आर्थिक मदद उन्होंने ही की थी। वे तो ईमानदारी और दृढ़ता की जीती जागती मिसाल हैं। ये सुनकर नीरज और साक्षी हक्के बक्के रह गए। जिस माँ को वे अनपढ़ और गंवार समझते थे, उनका संबंध इतने बड़े डेवलपर से था। साक्षी सीधे मुद्दे पर आई, सर, ये रजिस्ट्री किस प्लॉट की है और क्या आज इसकी कोई कीमत है? मिस्टर श्रीनिवास ने कुर्सी घुमाई और खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, कीमत? साक्षी जी, ये जमीन तब गांव के बाहर की बंजर जमीन थी, पर आज ये हाई प्रोफाइल लग्जरी कॉरिडोर के केंद्र में है। मैंने उन्हें इसका सटीक बाजार मूल्य बता दिया है। आपकी माँ अब आर्थिक रूप से आपकी कल्पना से 1000 गुना ज्यादा समृद्ध हैं। मैंने उन्हें गोपनीयता का वचन दिया है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वे अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए यहाँ से दूर चली गई हैं। उन्हें अब किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। साक्षी ने आवाज धीमी की, सर, कृपया हमें उनका पता बता दीजिए। हमें उनसे माफी मांगनी है। मिस्टर श्रीनिवास हल्का सा हंसे, पता मैं नहीं बता सकता। उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि जब तक वे खुद तैयार न हों, तब तक किसी को पता न बताऊं। इतना तय है कि उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जहां उन्हें कभी किराएदार नहीं समझा जाएगा। अब तुम दोनों को अपनी मां को खोजना चाहिए, उन कागजों को नहीं। अब नीरज और साक्षी डर, भ्रम और निराशा की गहरी खाई में डूब चुके थे। मिस्टर श्रीनिवास जी से निराशाजनक मुलाकात के बाद वे अपने वकील अभिजीत के पास गए। वकील ने उनके सामने शहर के किनारे वाले प्लॉट के कागज का वही मुड़ा हुआ टुकड़ा रखा। साक्षी के मन में अभी भी उम्मीद थी, लेकिन अभिजीत ने हस्ताक्षर के पास लाल स्याही से लिखी एक पंक्ति दिखाई, मैं सुजाता, इस कागज को तत्काल रद्द करती हूँ। अपनी सारी आर्थिक शक्ति मैं अपने आत्मनिर्भर जीवन के लिए सुरक्षित रख रही हूँ। यह क्या है? साक्षी की चीख गूंज उठी। अभिजीत ने कहा, आपकी मां ने कानूनी तौर पर यह सिद्ध कर दिया है कि उनके दस्तखत धोखाधड़ी से लिए गए थे। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आप उनकी किसी भी संपत्ति पर नियंत्रण न पा सकें। वे अत्यंत चतुर हैं। नीरज निशब्द रह गया। तभी उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान आया। उनके सपनों के पेंट हाउस 304 के लिए गए बैंक लोन का फोन आया। मिस्टर नीरज, हमें आपकी मां सुजाता जी की ओर से एक कानूनी आपत्ति प्राप्त हुई है। इस कारण हम आपका लोन मंजूर नहीं कर सकते। पल भर में लोन रद्द हो गया। सन कॉम्प्लेक्स का सपना कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उन्हें फिर से उसी पुराने अपार्टमेंट में अपमान और खालीपन के साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा। अगली सुबह साक्षी को सन कॉम्प्लेक्स के एजेंट का फोन आया, मैडम, पेंट हाउस 304 की डील फाइनल हो गई है। नए मालिक ने कहा है कि आप दोनों आज ही उनसे मिलें। जिज्ञासा और डर के बीच वे दोनों वहां पहुंचे। पेंट हाउस 304 के दरवाजे पर वे कांपते हुए पहुंचे। अंदर से चंदन की वही पवित्र सुगंध आ रही थी जो मां के कमरे में होती थी। नीरज ने दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने सुजाता जी खड़ी थीं, आत्मविश्वास से चमकती हुई, शांत और एक कीमती रेशमी साड़ी पहने हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक दृढ़ संयम था। पीछे हॉल में उनके पति की वही पुरानी तस्वीर अब एक सुंदर फ्रेम में चमक रही थी। सुजाता जी ने सौम्य लेकिन ठोस आवाज में कहा, नीरज, साक्षी, अंदर आओ, मुझे पता था तुम आओगे। वे दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। जिस घर को खरीदने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, वही घर उनकी किराएदार मां ने नकद रकम देकर खरीद लिया था। मां, ये सब? नीरज की आवाज टूट रही थी। सुजाता जी ने हॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, यह मेरा घर है। यही वह जगह है जहां तुम अपना अहंकार दिखाने वाले थे। मैंने ये घर तुम्हारा लोन रद्द होने के बाद ही खरीदा है ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी माँ कितनी समृद्ध है। साक्षी, तुमने मुझे किराएदार कहा था ना? आज मैं तुम्हारे सपनों के घर की मालकिन बनकर खड़ी हूँ। नीरज और साक्षी का अहंकार चूर चूर हो गया। साक्षी रोते हुए माफी मांगने लगी, माँ, हमें माफ कर दो।
हम वापस पुराने घर चलकर सब ठीक कर देंगे। सुजाता जी हल्का सा कड़वा मुस्कुराई। नीरज, कौन सा घर? माँ, वही हमारा पुराना अपार्टमेंट। सुजाता जी ने फोन में घर की बिक्री के कागज दिखाए। नीरज, वाह, घर अब तुम्हारा नहीं रहा, मैंने उसे बेच दिया है। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। सुजाता जी ने स्पष्ट किया, मैंने वह घर इसलिए बेचा ताकि तुम्हारे पास वापस भागने के लिए कोई जगह न बचे। अब तुम दोनों को स्वतंत्र होना है, अपनी कमाई से अपना नया आशियाना ढूंढना है और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी हैं। वे आगे बोली, पुराने घर को बेचकर मिली रकम में से कुछ पैसे मैंने तुम्हारे नाम के खाते में रखे हैं, पर वह सिर्फ शुरुआती गुजारे के लिए सहारा है, स्थायी समाधान नहीं। सुजाता जी ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया था। नीरज और साक्षी पूरी तरह टूट चुके थे। तभी सुजाता जी की आवाज फिर से गूंजी, मैंने तुम्हें सबक सिखाया है, पर मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। और मेरी पोती श्रेया को इन सब की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नीरज फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, माफी मत मांगो, खुद को बदलो। सुजाता जी ने शर्त रखी, इस पेंट हाउस में एक स्वतंत्र गेस्ट रूम है। तुम दोनों श्रेया को लेकर वहां रह सकते हो, लेकिन एक किराएदार बनकर। यह मेरा घर है और तुम्हें हर महीने तय किराया देना ही होगा। वो किराया मैं अपनी पोती श्रेया के नाम पर जमा करूंगी, और अगर किराया नहीं दे पाए तो तुम्हें जगह छोड़नी होगी। ये शर्त कठोर थी, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि माँ ने आश्रय तो दिया है, पर उसकी कीमत है आत्मनिर्भरता। नीरज और साक्षी वहीं रहने आए, पर अब उनका जीवन बदल गया था। साक्षी घर का हर काम खुद करने लगी और नीरज नौकरी में मेहनत करने लगा। महीने की पहली तारीख को किराया देते समय उन्हें अपनी गलती का एहसास होता। सुजाता जी ने घर में स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी थी। एक शाम साक्षी ने दरवाजे से आवाज दी, माँ, हमें सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। सुजाता जी ने श्रेया को गले लगाया और शांति से बोली, तुमने मेरे ही घर में मुझे किराएदार कहा था, आज तुम मेरे घर में किराएदार हो। पोती के प्रति मेरा प्रेम अटूट है, पर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें खुद ही हासिल करना होगा। सुजाता जी का ये निर्णय एक बड़ा संदेश दे गया कि स्त्री का मूल्य उसके पैसों में नहीं, उसके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता में होता है। वक्त और कर्म जब अपना हिसाब मांगते हैं, तब इंसान को अपने ही बुने हुए जाल में उलझना पड़ता है। तो दोस्तों, सुजाता जी ने अपने बहू बेटे को जो सजा दी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम हमें लिख भेजें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते